राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेडीयू और आरजेडी में तीखा हमला का दौर जारी है। 10 सर्कुलर रोड आवास में गुरुवार रात से सामान को छोटे वाहनों में लादकर शिफ्ट किए जाने की तस्वीरें सामने आई थी। अब इसको लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीरज कुमार ने दावा किया है कि राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर तहखाना है। नीरज कुमार के इसी बयान पर बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। आरजेडी प्रवक्ता ने भी जेडीयू बीजेपी पर सियासी हमला बोला है कि जब घर का अभिभावक नहीं यहाँ है, आज्ञा किसने दिया यह पता नहीं चल पा रहा है, तो उस घर के अंदर तो तहखाना भी हो सकता है। वहां पर जमीन का डीड, सोना चांदी रुपया, अरे सब तो कर्म दुनिया का एको को बचा हुआ है नहीं। तो करा ले जांच, तो जांच क्या तरखाना है नहीं तरखाना, हम सोचे तो कोई तरखाना तो था नहीं। अब क्या तरखाना है नहीं तरखाना तो जांच कराने का विषय होता है। आवास में रह रहे हैं, उसको लेकर करके हाय तौबा मचाई जा रही है। वह भी पूरे तौर पर एक खबरें बनाई जा रही है। मुझे हैरानी होती है, आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी किस भवन में जाएंगे, निजी में जाएंगे, सरकारी में जाएंगे, इसको लेकर के आपको चिंता क्यों हो रही है? उनका निजी फैसला होगा, कहां जाएंगे वो। ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जो रात के अंधेरे में कोड़ कोड़ करके आपको सामान ले जाना पड़ा और ये पौधे और ये गमले ले जाने पड़ गए? लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी खुद 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें आवास से संबंधित सारे नियम तो खुद पता है। नोटिस तो बहुत पहले से आया हुआ था और उन्हें आवास खाली करना है ये भी वो जानते हैं। तो क्या आपने छुपाया हुआ था लालू जी, क्या आपने छुपाया हुआ था राबड़ी जी, जो गड़ा हुआ धन आप चुपचाप लेके गए? और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। डिप्टी सीएम के एक्शन से नाराजगी की खबर मिल रही है। राजस्व सेवा संघ ने नाराजगी जताई है। विजय सिन्हा के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग कर दी गई है। सीएम नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा गया है जिसमें मांग की गई है कि विजय सिन्हा के कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए। भूमि सुधार जन कल्याण को लेकर ये पत्र है। रोक नहीं लगने पर आंदोलन की भी धमकी दी गई है। सामूहिक अवकाश पर जाने की धमकी भी इस पत्र के जरिए दी गई। बिहार राजस्व सेवा संघ का आरोप है कि सार्वजनिक मंच से डिप्टी सीएम बयानबाजी कर रहे हैं, डिप्टी सीएम गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, जानबूझकर ऑन द स्पॉट आदेश दे रहे हैं और इसी एक्शन से राजस्व अधिकारी आहत हैं। हालांकि नाराजगी की खबरों पर डिप्टी सीएम ने कहा कि मुझे कोई खबर नहीं है, मेरे पास कोई पत्र अभी नहीं आया है। अराजकता का माहौल स्वीकार नहीं किया जाएगा, जनता के हित में सही फैसले लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम कभी दबाव में नहीं आते, दिक्कत है तो हमसे बात करें। मीडिया में दबाव की नीति नहीं चलेगी। कुछ लोग माहौल को दूषित करना चाहते हैं, लेकिन इससे मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। कौन कहां नाराजगी प्रकट कर रहे हैं और कौन कहां पहल कर रहे हैं, मेरे पास कोई पत्र नहीं आया है किन्हीं का और न हमसे किन्हीं ने संपर्क किया है। मैं इतना जानता हूं कि अराजकता के माहौल हम कभी स्वीकार नहीं किए हैं और न ही किसी के दबाव में आए हैं। सेवा का हमारा नेतृत्व ने अवसर दिया है। जितना दिन विजय सिन्हा जिस विभाग में रहा है, जो जनता के हित में सही निर्णय है, हम उसको पूरा करेंगे। श्रम संसाधन मंत्री के रूप में 2017 में भी आईटीआई में जब सुधार की प्रक्रिया हमने अपनाया तो लोग मेरे पुतले जला रहे थे, काफी विरोध कर रहे थे। आज जाकर के पूछिए उन लोगों से कि जो हमने पहल किया है उस पहल से बिहार के बच्चों को लाभ हुआ और संस्था जो ईमानदारी से संस्था चला रहे थे वो भी प्रसन्न है। और राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर लोगों को दिक्कत है, परेशानी है, तो वो हमसे बात करेंगे। प्रेस मीडिया में जाके दबाव बनाने का प्रयास करेंगे
तो विजय सिन्हा उससे प्रभावित नहीं होता है। जनता के हित में सरकार को जो निर्णय लेना है वह निर्णय हम लेंगे, उसमें सुधार की जरूरत है। मेरे जो अच्छे काम करने वाले कर्मचारी और पदाधिकारी हैं उसका मनोबल नहीं गिरने देंगे। माननीय न्यायालय पर बेवजह का जमीनी विवाद का जो बोझ बढ़ रहा है उसको कम करने की जिम्मेवारी हम सब की है। और इस तरह से कुछ लोग वातावरण दूषित करके एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, उससे विजय सिन्हा प्रभावित नहीं होता है। विवाद के बीच राजस्व भूमि सुधार विभाग ने एक नया पोर्टल जारी कर दिया है जिस पर आम लोगों की जमीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान मिलेगा। इस पोर्टल के जरिए नागरिक दाखिल खारिज सहित जमीन से संबंधित कई विवादों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह पहल बिहार के लोगों के लिए बेहद लाभकारी है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और समस्याओं का त्वरित समाधान भी होगा। कहा कि ये सरकार डबल इंजन की सरकार जनता के सेवक के रूप में ईमानदारी से सेवा के लिए कदम बढ़ाया है। इसमें जो बाधक बनेंगे वो बचेंगे नहीं, उस पर कार्रवाई होगी। बिहार चुनाव के नतीजे आए 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब बिहार चुनाव के वक्त कांग्रेस के उम्मीदवार रहे कई नेताओं ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें सीतामढ़ी से अमित कुमार, जाले से ऋषि मिश्रा, भागलपुर से प्रवीण कुशवाहा, पटना सिटी से शशांक शेखर शामिल हैं। इनका कहना है कि राजस्थान चुनाव के समय कांग्रेस जनता को मोबाइल फोन देना चाहती थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने नियमों का हवाला देते हुए ऐसा करने पर रोक लगा दिया था। लेकिन बिहार सरकार ने खुलेआम चुनाव के समय लोगों को 10-10 हजार रुपए बांटे, तब निर्वाचन आयोग ने ना तो इस पर रोक लगाई, ना ही कोई कार्रवाई की गई। साथ ही निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी मतदान केंद्र का वीडियो मांग रहे हैं, जिसे निर्वाचन आयोग नहीं दे रहा है। ये नियमों का उल्लंघन है। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। मोतिहारी से आपको इस वक्त ही बड़ी खबर बताते हैं, जहां चुनाव नतीजे पर याचिका दाखिल की गई है। ढाका विधानसभा चुनाव का मामला बताया जा रहा है, जहां नतीजे को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई। बीजेपी नेता पवन जायसवाल ने शिकायत की है। बड़े पैमाने पर फर्जी मतदान का उन्होंने आरोप लगाया है। दरअसल 178 वोट के अंतर से पवन जायसवाल हार गए थे। आरजेडी के फैजल रहमान की जीत हुई थी और अब इन्होंने कोर्ट में अर्जी दी है। मतदान केंद्रों पर विदेश में जो व्यक्ति है उनके नाम पर भी लोगों ने वोटिंग किया, जो मृत है उनके नाम पर वोटिंग हुआ। फिर हम लोगों ने डाटा कलेक्शन शुरू किया और 4-5 दिनों के अंदर में जो डाटा हम लोगों ने कलेक्शन किया वो आश्चर्यजनक था। 298 विदेश में जो लोग हैं उनके नाम पर फर्जी वोटिंग हो गया। 298 45 ऐसे लोग के नाम पर वोटिंग हुआ जिनकी मृत्यु हो चुकी है। 41 ऐसे लोग हैं जिसका 2 जगह नाम है उसी विधानसभा के बूथों पर और दोनों जगह वोटिंग हो गया। 3 लोग ऐसे हैं जो मोतिहारी के जेल में बंद हैं, इनके नाम पर वोटिंग हो गया। और 1057 ऐसे लोग हैं जिनका डाटा सत्यापन पोलिंग एजेंटों ने किया। ये दिल्ली में है, कलकत्ता में है, देहरादून में है, पंजाब में है, कश्मीर में है, इनके नाम पर वोटिंग हो गया। और इन लोगों से हम लोगों ने शपथ पत्र भी ले लिया। 24 तारीख को इस मामले में प्रथम सुनवाई किया, जिसमें सभी पक्षों को नोटिस इशू हुआ है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है ये सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि 6 महीना में ऐसे मामलों का निष्पादन होना है, अगर डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराया जाता है तब। क्योंकि हम आवेदक हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स की व्यवस्था हमने कर लिया है, मजबूती से हम अपने पक्ष को माननीय न्यायालय के सामने रखेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 178 वोट का अंतर है, 178 दिन से पहले माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय इस मामले में आना चाहिए और ढाका का जो चुनाव है वो नियम के अनुसार जो साक्ष्य हमारे पास है उसके हिसाब से 100% रद्द होना सुनिश्चित है।
खबर आपको सासाराम से दिखाते हैं, जहां रोहतास में बना रोपवे ट्रायल के दौरान ही धराशायी हो गया। रोपवे अकबरपुर से रोहतास गढ़ किला और चौराहा मंदिर तक जाने के लिए बनाया जा रहा था। ट्रायल के समय ही रोपवे पूरी तरह ध्वस्त हो गया है, जिसमें कई केबिन डोला टूटकर नीचे गिर गए। बताया जा रहा है कि कुल 6 पिलर में से ऊपर के 3 पिलर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 13 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बन रही इस परियोजना का शिलान्यास साल 2019 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था और नए साल में लोकार्पण होना था। मामले को लेकर जांच जारी है। वहीं मौके से न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार अधिक जानकारी दे रहे हैं। रोहतास जिला में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही थी, खासकर अकबरपुर से लेकर रोहतासगढ़ किला और चौरासन मंदिर तक जाने के लिए रोपवे का निर्माण कराया जा रहा था। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये सरकार की काफी महत्वाकांक्षी योजना थी और सीएम नीतीश कुमार ने खुद आकर इसका शिलान्यास किया था और लोगों को उम्मीद जगी थी कि जब यहाँ का रोपवे शुरू हो जाएगी तो पर्यटन में आमूलचूल परिवर्तन होगा और दूर दराज से जो लोग हैं वो रोहतासगढ़ किला जो नहीं पहुँच पा रहे हैं और जो चौरासन मंदिर है, जो दुनिया का सबसे प्राचीन मंदिर बताया जाता है, शिव मंदिर, वहाँ तक पहुँचने के लिए रोपवे बनाया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि रोपवे की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं और तकनीकी जो व्यवस्थाएं हैं वो कंप्लीट कर ली गई थी और लगातार पिछले कई दिनों से इसका ट्रायल भी चल रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं कि उसके बाद क्या स्थिति है, जो अचानक जो है ट्रायल के पहले ही प्रयास में रोपवे है वो धराशायी हो गया और जमींदोजद हो गया। कई खंभे जो है वो टूट गए और बताया जाता है कि इस रोपवे के निर्माण के लिए 6 अलग अलग खंभे लगाए गए थे और उसके सहारे जो डोला होता है, केबिन होता है, उसे लगाया गया था। और जैसे ही पहले प्रयास में ही जब इसका ट्रायल चल रहा था उसी दौरान यह धराशायी हुआ है और उसके बाद जो है सिर्फ ये रोपवे ही धराशायी नहीं हुआ है, यहाँ कि वैसे लोग जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रात दिन लगे हुए थे, उनके अरमान भी ढह गए हैं। आइए कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या हो गया रोहतास का ये रोपवे को? इस सरकार का आईना है, यही सरकार है, यही सुशासन है, यही तरीका है। और ये हम नहीं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी कहे थे कि कमीशन वाली सरकार है, तो मंच से कहे थे। और केंद्रीय मंत्री हैं भाई, उनका सम्मान तो रखना होगा। बिहार राज्य के ऊपर उप मुख्यमंत्री 6 साल से बन रहा था, आप लोग का सपना था कि पूरा हो जाएगा, तो सपना पल भर में टूट गया। बिहार के 13 करोड़ लोगों के 14.5 करोड़ रुपया को 1 सेकंड नहीं लगा बर्बाद होते हुए। सौभाग्य इस बात का है कि ये ट्रायल से पहले हुआ, ट्रायल के दौरान हुआ, ये रनिंग वे में नहीं था और दूसरा यहाँ पर कल कोई मौजूद नहीं था। इसके बाद रोपवे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। अब सवाल उठता है कि जो इस कार्य में अभियंता लगे हुए हैं और फिर जो कंपनी जिसके अधीन इसका निर्माण चल रहा था, उनके गुणवत्ता पर, उनके कार्य कुशलता पर सवाल खड़े हुए हैं और ये पूरा मामला अब जांच में चला गया है। पुल निर्माण निगम के जो अधिकारी हैं उनके देखरेख में इसकी जांच शुरू हुई है। स्थानीय प्रशासन ने भी जांच के निर्देश दिए हैं। तो अब देखना है कि अब आखिर इस पूरे प्रकरण में जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ट्रायल के दौरान ही जो 13 करोड़ 65 लाख की लागत से बनाए जा रहे रोपवे जो धराशायी हुआ है उसका आखिर क्या होता है, कौन इसमें लापरवाह है। अजीत कुमार, न्यूज 18, सासाराम। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी कांड में बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दूसरे आरोपी इंजमामुल आलम का एनकाउंटर किया है। थावे थाना क्षेत्र के रेखई टोला के पास पुलिस मुठभेड़ में अपराधी का एनकाउंटर हुआ है। सदर अस्पताल में इलाज के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। पुलिस ने इसके पास से चोरी किए गए सोने की मुकुट का कुछ हिस्सा बरामद किया है। वहीं इसके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर चोरी के आरोपी के एनकाउंटर की तस्वीर है और ये दूसरी तस्वीर आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। 17 दिसंबर की रात जब मंदिर में चोरी की गई थी। 2 आरोपी आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। पहले आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और दूसरे का एनकाउंटर हुआ है। भागलपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो दूसरे राज्यों से बिहार में परीक्षा देने के लिए आने वाले छात्रों का अपहरण कर लिया करते थे और ये पूरा सिस्टम बहुत ही संगठित तरीके से ऑपरेट किया जाता है। जानकारी के मुताबिक वैसे छात्र जो दूसरे राज्य से परीक्षा देने के लिए बिहार आते थे, पहले तो उनसे परीक्षा में पास कराने के नाम पर 10 से 15 लाख रुपए की मांग की जाती थी, लेकिन जब अभ्यर्थी पैसे नहीं देते थे तब उनका अपहरण कर लिया जाता था।
मामले का खुलासा तब हुआ जब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से करण सिंह नाम का अभ्यर्थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने भागलपुर आया और उसका अपहरण हो गया। करण का एग्जाम अंग इंस्टीट्यूट लाजपत नगर में था। जब पुलिस ने ये छानबीन की तो पता चला कि इसमें पूरा का पूरा गिरोह शामिल है। पुलिस ने आधा दर्जन युवक को गिरफ्तार किया है जो इस गिरोह में शामिल थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी सीबीटी एग्जाम में धांधली करते थे। जानकारी के मुताबिक आरोपी परीक्षा सेंटर से सेटिंग कर लेते थे और कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लेते थे, फिर सही जवाब देकर पास करवाते थे। इंसॉल्वर गैंग के पास से आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। कैपेसिटी के हिसाब से उसका पैसा मांग के यहाँ पे उसको भेजा जाता था। यहाँ पर आकर वो व्यक्ति कंप्यूटर रीस्टार्ट करता था। कंप्यूटर रीस्टार्ट करने के बाद किसी एक ऑनलाइन जो एनी डेस्क के माध्यम से उसका जो कंट्रोल है किसी और रिमोट लोकेशन पे चला जाता था। वहाँ पर कोई सॉल्वर बैठकर या तो गूगल के माध्यम से या चैट जीपीटी या फिर सॉल्वर के माध्यम से वहाँ से सीधे कंप्यूटर की स्क्रीन को कंट्रोल करके एग्जाम के जो आंसर्स थे वो मार्क किए जाते थे। भागलपुर पुलिस ने अपहरण करने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। यह गिरोह दूसरे राज्यों से भागलपुर परीक्षा देने आने वाले छात्रों का अपहरण करता था और छात्र के परिजनों से मोटी रकम की मांग करते थे। इस गिरोह में सीबीटी संचालित करने वाले कई परीक्षा केंद्र के भी शामिल होने की संभावना है। मामले का खुलासा तब हुआ जब यूपी के अलीगढ़ से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने भागलपुर आए छात्र करण सिंह की अपहरण होने की भागलपुर पुलिस को इसकी सूचना मिली। जब पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की तो इस गिरोह का पता चला है। पुलिस ने इस गिरोह में शामिल नालंदा, भागलपुर, मुंगेर के आधा दर्जन से अधिक युवक को गिरफ्तार किया है। साथ ही भागलपुर के परीक्षा केंद्र अंग इंस्टीट्यूट के परीक्षा केंद्र से चेकबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित कई प्रवेश पत्र भी बरामद किए हैं। गिरोह में शामिल मुख्य सरगना को गिरफ्तार करने के लिए भागलपुर पुलिस बिहार सहित दूसरे राज्यों में छापेमारी कर रही है। विकास कुमार से